नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम हुए हैं। तो लेवल 2 के अंदर 5 पेपर हुए थे टोटल। तो आज हम लेवल 2 का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि 13 जून 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले हम 13 जून 2022 का शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। पेपर स्टार्ट करने से पहले हम पेपर के लेवल की भी बात कर लेते हैं कि कैसा लेवल था। तो जब सीबीटी 1 के पेपर में करा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि सीबीटी 2 के अंदर भी आपको 50% क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा होगा कि 50 क्या, इससे ज़्यादा ही, लगभग 80-90 के परसेंट के पास सवाल वैसे के वैसे हैं। कुछ टॉपिक में लेवल अच्छा पूछा गया, जैसे टाइम एंड वर्क की बात करें तो वहाँ पर 2-1 सवाल का लेवल अच्छा पूछा है। दूसरी बात करें कि CISI था, जो उस टॉपिक से सवाल इन्होंने थोड़े कैलकुलेटिव, आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए, इस प्रकार के सवाल पूछे हैं। कि कुछ सवाल इन्होंने मंथ वाले सवाल पूछे हैं, किस में इन्होंने 3 साल से ज़्यादा का भी आपको ब्याज पूछा गया है। तो इस प्रकार से तो आपको बेसिक थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। और एक टॉपिक है HCF LCM, उससे रेल हमेशा ही अच्छे सवाल पूछता है, चाहे CBT 1 की बात हो चाहे CBT 2 की देख लो आप, दोनों के अंदर अच्छे सवाल पूछ रखे हैं। तो अब अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। टेक्स्ट बुक पास जो आप बाई करते हो 1 जुलाई को इसका प्राइस हाइक होने वाला है, तो आज ही टेक्स्ट बुक पास को बाई कर लेना। 1 जुलाई को 100 रुपये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ जो 18 मंथ टेक्स्ट बुक पास अभी मिल रहा है वो 12 मंथ की वैलिडिटी में मिलेगा। तो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हो। अभी आपको 399 में और TTG के कूपन कोड यूज करने पर 40 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस डील को आप ग्रैब कीजिएगा। अभी टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर जाकर वीडियो देखने के बाद आप ये जरूर अवसर को लाभ उठाना इसका। 1 जुलाई को प्राइस है जो लाइफ टाइम पास की हैं वो भी 100 रुपये बढ़ने वाली हैं, और टेक्स्ट बुक जो 12 मंथ पास है, अभी 18 मंथ वैलिडिटी मिल रहे हैं, उसकी प्राइस भी 100 रुपये इंक्रीज हो जाएगी। इसमें सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट आपका जरूर बेहतर होगा और कैंडिडेट से आपका पता चलेगा किस टाइप से आपकी रैंक आ रही है, समय रहते उसको आप बूस्ट कर सकते हो। तो अभी टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर जाकर TTG के कूपन कोड यूज करते हुए ये आप डील ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से, निम्न व्यंजक को हल करना है। तो जल्दी से हल कर दो, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। 4 और 2 को करोगे तो ये 6 हो जाएगा, इसको 9 से करोगे तो 54 आ जाएगा। यहाँ पे 12 + 1, इस प्रकार से 55 - 12 बराबर कितना आ गया, 43 आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:5 में दे रखा है। उनका लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM और HCF का गुणनफल दे रखा है। आपको संख्याओं का योगफल बताना है। तो ये आ गया LCM HCF का सवाल। अब देखो, सबसे पहली बात, यदि अनुपात इतना दे रखा है दो संख्याओं का, तो एक संख्या हमारी 6x हो जाएगी और दूसरी संख्या 5x हो जाएगी, इस प्रकार से। तो हम जानते हैं कि एक संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF, उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या 6x थी, दूसरी संख्या 5x थी। इनका LCM HCF का गुणनफल कितना है, 6750। ये आपका 30x² बराबर कितना आ गया, 6750। 0 से 0 कट गई। 3 का यदि भाग देते हैं तो 2, 2, 5 इतना आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। x का मान आ गया तो आप योग भी निकाल सकते हो, संख्याएं भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो 6x और 5x थी। x को यदि हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा अंदर, 6, 5 बचेगा इंटू x, ये हो गया 11। और x का मान कितना था, 15, तो कितना आ गया, 165 आ गया। और संख्या पूछते तो यहाँ पर आप x रख देते, एक 90 हो जाती और दूसरी 75 हो जाती, इस प्रकार से आ जाता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखो, एक और तरीका है आपको योगफल निकालने का, डायरेक्ट कैसे देख सकते थे। अब देखो, दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो अब क्या होगा कि इसी अनुपात में होगी, और यदि जो बाकी बचा हुआ है वो दोनों में कॉमन था, तो आप केवल इन दो अनुपात को जोड़ोगे और 11 आ जाएगा आपके पास। अब 11 एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है कि जो
हर कहीं पे नहीं मिलती है। तो आप ऑप्शन चारों में देखोगे कि जो ऑप्शन 11 से डिविजिबल है वही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर यदि आप देखते हो ये 11 से डिविजिबल है और कोई भी ऑप्शन 11 से डिविजिबल नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्ट हो जाएगा। ये चीज क्या है कि आप बार बार सवाल निकालोगे तो उससे आपके दिमाग में स्ट्राइक करने लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, एक संख्या पहली संख्या का 12.5% है, दूसरी संख्या का एक संख्या का 12.5% किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाया जाता है तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग हमें बताना है। तो हम इस प्रकार से करेंगे, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, अब इन दोनों को यदि जो पहली संख्या का परसेंटेज है वो हम दूसरी के नीचे लिखेंगे और दूसरी का पहली के नीचे, इस प्रकार से सरल करेंगे तो दोनों संख्याओं का अनुपात 3:1 आ चुका है आपके पास। आधा सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन मेन बात यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। आपको कुछ को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने ये किस प्रकार से लिख दिया। तो देखो बात करते हैं थोड़ा बेसिक से। क्या है कि माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या को y मान लिया। x का 12.5% किसके बराबर है? दूसरी संख्या y के 37.5% के बराबर। अब तो समझ में आ गया, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट जाएगा। तो अब देखो x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, ये 37.5 को यदि मैं नीचे ले जाता हूँ इसके नीचे चला जाएगा और इसको नीचे ले जाऊंगा तो इसके नीचे चला जाएगा। और जो नीचे होता है वही हमारा अनुपात होता है या उसी अनुपात में संख्याएं होती है। तो x अनुपात संख्याएं किस अनुपात में आ गई? हम कहेंगे संख्याएं हमारी x अनुपात y बराबर 3:1 के अंदर आ गई है। मगर आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आपको वैसे ही करना है। कैसे? डायरेक्ट ऐसे लिखना है कि x y दो संख्याएं हैं, पहले का जो गुणनफल है वो दूसरे के नीचे आ जाएगा और दूसरे का जो भाग है वो पहले के नीचे आ जाएगा और दोनों को सरल कर लो, अनुपात सरल अनुपात में चेंज कर लो, 3:1 में संख्याएं आ गई है। ठीक है, इस प्रकार से अब हमारी संख्याएं आ गई है। तो अब हमें क्या करना है? आगे सवाल सॉल्व करते हैं। यदि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाई जाती है तो देखो दोनों संख्याएं इस अनुपात में थी, घटाया जाता है तो 2 अनुपात आता है। तो 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 14, 28 दे रखी है। दोनों संख्याओं का योग पूछा है उन्होंने। योग का मतलब 3 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आता है? 4। तो देखो 2 की वैल्यू इतनी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 714 आ जाएगी। तो 4 की वैल्यू इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम किसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 16, एक आई हासिल 5 और ये आपका 28, 28, 56 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 12, 5/9 में भिन्न में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल के रूप में इतना आ जाए? कहने का मतलब है 5/9 में ये एक भिन्न है, इसमें एक संख्या जोड़नी है, चाहे आप x मान लो या x/y भिन्न के रूप में मान लो। जोड़ने पर दोनों का योग 11/6 हो जाता है। तो x/y का मान बताना है कि कितना होगा। 11/6 ये 5/9 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 18 आ जाएगा, 6 का भाग दोगे तो 3, ये 33 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। घटाने पे 23/18 आ जाएगा। थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, 18 का भाग एक बार जाएगा, 5 बचेगा, नीचे 18। तो एक सही 5/18 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 80,000 उधार लेता है और रमेश है ना 20% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 91,000 उधार लेता है। तो ये सवाल देखो अच्छा सवाल है। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में बराबर हो गए, यानी कि मिश्र धन कितने सालों में बराबर हो जाएंगे, ये हमें बताना है कि कितने वर्षों में बराबर हो जाएगा क्या मिश्र धन। तो देखो एक शॉर्ट तरीका क्या है कि पहले का सेकंड वाले का मूलधन इतना था, ज्यादा वाले का कम वाले का मूलधन इतना था, इन दोनों का अंतर कितना था? 11,000 था। ये जो 11,000 का अंतर आया है तो जिसके कम मूलधन लगाया है वो यदि इतना ज्यादा कितने सालों के अंदर प्राप्त कर लेगा, यानी कि इतना ज्यादा ब्याज दूसरे की बजाय जो 11,000 अंतर आया है मूलधन का, उसका कहने का मतलब है इसमें सवाल में कि जो जिसने कम राशि लगाई है
वो ब्याज के रूप में 11,000 ज्यादा दूसरे वाले से कितने सालों में प्राप्त कर लेगा। ये डायरेक्ट सा मीनिंग है। ये यदि आपको पता है तो आप कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमें पता चल चुका है कि इन दोनों का अंतर 11 है, तो हमें एक को दूसरे से 11,000 ब्याज ज्यादा कब मिलेगा। दूसरे से ज्यादा लाना है एक को 11,000 ज्यादा, यानी कि ब्याज का जो अंतर है वो 11,000 आना चाहिए। ब्याज का अंतर करते हैं, कम वाले को ज्यादा, तो कम क्या है 80,000, तो 80,000 वाला आगे आएगा। 80,000 का 24% कितने सालों में, 91,000 का 20%, वही सेम x बराबर 11,000। इतने भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 24, 80 का 24 निकालो, 91 का इतना निकालो, इस प्रकार से। तो अब देखो क्या हो जाएगा। इसका हमें 24% निकालना है। आप जानते हो कि 10% कितना होता है। यदि हम 10% की बात करें तो ये आएगा आपका 8,000। 20% कितना हो जाएगा, मैंने क्या किया 10% निकालने के लिए पीछे से एक जीरो हटा दिए, तो 10% 8,000 हो गया, 20% 16,000 हो गया, तो 16,000 तो एक राशि हो गई। ठीक है, लिख देते हैं इधर। उसके बाद में कितना बचा, 4 बचा। 4 और निकाल दो आप। 1% की वैल्यू केवल 800 है, तो 4 को करोगे तो 32 और आ जाएगा, यानी कि कुल राशि इसके अंदर आप 3,200 जोड़ोगे तो ये आपका इतना आ जाएगा 3,000। ये थी हमारी कितनी राशि, 16,000, तो ये 19,200 हो जाएगी। दूसरे की यदि इसी प्रकार से बात करें कि इसका आपको निकालना, या तो आप डायरेक्ट जल्दी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 जीरो से यहाँ से कट गया, ये 18200 इतना आ जाएगा। दोनों में से मैंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, ये 11,000 के बराबर है। घटाओगे तो आपका यहाँ पर 1,000 आ जाएगा, इंटू x है, ये 11,000 के बराबर है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 11 हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा आंसर आ गया कि 11 सालों के अंदर दोनों का मिश्रधन बराबर हो जाएगा। अब यदि बात करें कि यदि हमें इस प्रकार से नहीं आता है, ये हमारे दिमाग में नहीं याद रहा, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो ऊपर यदि जगह है तो ऊपर कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं। अब चलो, आपको पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, मिश्रधन बराबर करना है। तो सुरेश का मिश्रधन कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा कि राशि तो है 80,000, ठीक है, फिर 80,000 का 24% ब्याज से x सालों में जितना मिश्रधन, ये पूरा मिश्रधन आ गया यहाँ, ये राशि हो गई, ये मिश्रधन हो गया, ये ब्याज हो गया, दोनों मिलकर मिश्रधन हो गया। ये दूसरे के बराबर है, तो दूसरे क्या मूलधन था इतना, प्लस इसका ब्याज निकालेंगे x सालों के लिए, तो कितना हो जाएगा 20% से इंटू x, इतना हो जाएगा। ये दोनों बराबर है। अब आप क्या करोगे, ये 80,000 को उधर ले जाओगे, 91,000 को इधर लाओगे, इस प्रकार से करोगे। तो 91,000 को आप इधर लेके आओगे, 80,000, ठीक है, 24%, इसको इस प्रकार से। तो देखो ये क्या होगा, इधर तो आपके पास बच जाएगा 91,000 माइनस 80,000 करोगे, इधर आप लेके आओगे तो वही अब आपका हो जाएगा कि ये 80,000 था, इससे कितना आया था 80,000 वाले को यदि हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया था, हमारे पास आया था इतना, ठीक है, इंटू एक्स। 91,000 उनको सॉल्व किया था, तो वो कितना आया था हमारा, वो आया था आपका, नीचे देखते हैं कितना आया था, 8,000 इतना आया था, ये भी एक्स। अब दोनों आ गया है, इसको घटाओगे तो ये आपका 1,000 इंटू एक्स बचेगा, और राइट साइड में आपका 11,000 आ जाएगा। तो बस वही बात है, मगर थोड़ा सा हमने टाइम किस प्रकार से सेव कर सकते हैं ये है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 17। एक नाव को धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाने में और धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। अब देखो इस सवाल के अंदर आप देखोगे कि इसमें दो तरह के सवाल मिक्स कर दिए गए और एक बड़ा सवाल बना दिया गया।
तो एक बात तो ये हो गई। फिर कह रहा है कि नाव धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में और वापस आने में धारा की दिशा में समान दूरी तय करके आने में कुल इतना समय लेती है, कुल इतना घंटे का समय लेती है। तो धारा की विपरीत दिशा में 16.8 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। सबसे पहले उसने कहा है कि वो धारा की दिशा में 7 किलोमीटर जाती है, धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाती है, तो उनको बराबर समय लगता है। यदि समय बराबर लगता है तो दूरी का अनुपात क्या है, 7:3 है। वही अनुपात चाल का हो जाएगा कितना, 7:3 हो जाएगा। इतना हो गया, 7:3 हो गए। अब देखो नाव की धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर जाती है और फिर धारा की दिशा में वापस आती है 14 किलोमीटर, 14 जाती है 14 वापस आती है, तो टोटल कितना हो गया, 28 हो गए। एक काम और कर लेते हैं, ये 7 है ये 3 है, दूरी चूंकि बराबर है, जाने में भी 14 किलोमीटर थी और वही दूरी वापस तय करी है कि आने में भी 14 थी, तो हम यहाँ से औसत चाल निकाल सकते हैं जब दूरी बराबर हो। तो औसत चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 × 7 × 3। इनको देखो हम अनुपात यदि इस प्रकार से लिया है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम थोड़ा सा x मान लेते हैं। मैंने आपसे कहा है जब भी कहीं पर मल्टीप्लिकेशन का आए, अनुपात को मल्टीप्लाई करना पड़े, तो आप x मान लो, हमेशा गलती होने का चांस कम रहेगा। x मान लिया तो क्या हो जाएगा, 2 × 7x हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा, नीचे आपका 10x आ जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, ऊपर कितना आ गया, ऊपर आपके पास आ गया है 2 और यहाँ से 2, ये 7 21 42 4.2x आ गया। कितना आ गया, 4.2x आ गया। अब वो कह रहा है कि जाती है आती है तो उसको कितना समय लगता है, तो हम यहां से भी चाल निकाल सकते हैं कि टोटल 28 तो क्या है, दूरी है आने और जाने की, कुल समय भी दे रखा है उसने 6 सही कितना, 2/3, तो ये आपका हो जाएगा 18 20/3। तो यहां से भी औसत चाल आ सकती है क्योंकि कुल समय दे दिया उसने, कुल दूरी दे दी, तो औसत चाल यहां से भी निकाल लो। ये आपका 20 × 3, थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसको यदि आप 2 से काटते हो तो नीचे 10 आ जाता है, ऊपर 14 आ जाता है, 42 4.2 आ गया यहाँ से भी। तो यानी कि ये वाली औसत चाल और ये वाली औसत चाल हम बराबर कर सकते हैं, तो वहां से x का मान आ जाएगा। तो देखो बराबर कर दो दोनों को, 4.2 बराबर 4.2x बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 1 आ गया। आपके पास x का मान 1 आ गया, x का मान 1 आते आपके पास देखो ये वाली चाल भी आ गई है, कितना हो गया ये, यानी कि 7 का 7 है। कहने का मतलब कि ये आपकी पहली वाली चाल कितनी हो गई है, हम लिखें तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली चाल हो गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 है x का मान रखा, तो इतनी आ गई है दोनों चाल। अब वो कह रहा है कि धारा की विपरीत दिशा में 16.8 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल हमेशा कम होती है, तो ये 3 वाली चाल विपरीत दिशा में है। दूरी अब आपका देखो नया सवाल बन गया पूरा का पूरा आपके ओर। दूरी आपके पास कितनी है, हम कहेंगे 16.8 है। चाल कितनी है, चाल हमारे पास 3 है। तो समय कितना लगेगा, समय भी निकाल सकते हो, 16.8/3 भाग दोगे तो पहले 5 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, 5.6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा। तो ये अच्छा सवाल है, ये आप नोट कर लो और इसको 2-3 बार करके देखना। आज जैसे आपने आज अभी कर लिया देख के, उसके बाद में आप 7-1 दिन बाद वापस इसको आप करके देखो कि आपसे बन रहा है क्या। फिर भी यदि आपको देखना पड़ रहा है तो फिर से आप करो कि जब तक ये सवाल आपसे अपने आप नहीं बनने लग जाए तब तक आपको करना है, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ये सबसे बढ़िया तरीका है सवालों को करने का। क्वेश्चन नंबर 23, एक तंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और उसके ऊपर शंक्वाकार है। इसके आधार का व्यास 90 मीटर है। शंक्वाकार भाग का ऊंचाई 28 मीटर दे रखा है। इससे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। वो क्या कह रहे हैं
कि नीचे तो सबसे पहले क्या था, एक बेलन था, बेलन था। अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो भी डायमेंशन दे रखी है वो तुरंत यहाँ पर नोट कर देनी चाहिए आपको, ठीक है। और ऊपर क्या है, ऊपर वो कह रहा है कि शंकु बन रहा है इसके ऊपर इस प्रकार से। तो अब देखो, सबसे पहले नीचे वाले की बात करते हैं। आपको ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। एक चीज लिख दिया हमने। आधार का व्यास आपको 90 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 45 मीटर हो जाएगी। तो त्रिज्या आपकी कितनी हो गई है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आर बराबर हमारी हो गई है 45 मीटर। अब यदि ये 45 है तो ये वाली भुजा भी 45 होगी, क्योंकि ये भी रेडियस है। ऊंचाई उसने जो शंक्वाकार भाग है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है, 28 दे रखी है। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये तिर्यक लंबाई चाहिए होती है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से। आप सबसे पहले अलग एक समकोण त्रिभुज बनाइए, नीचे जितना रेडियस था उतना लिख दीजिए, यहाँ पर हाइट लिख दिए। अब देखो, हम इसको भी आसान करने की कोशिश करेंगे। कैसे, काटने की कोशिश करो आप एक ही संख्या से इनको। किससे कट रहे हैं ये, क्या 9 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे। 3 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे। तो ये आपका ना तो 3 से कट रहा है ना किसी से नहीं कट रहा है, अपने को करना ही पड़ेगा। 45 का स्क्वायर करोगे तो कैसे करते हैं, 4 से अगली संख्या होती है 5, 4 5 है 20, लास्ट में हमेशा ही 25 आता है। 5 जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है उसके स्क्वायर में हमेशा लास्ट में 25 आता है। 28 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 28 का स्क्वायर, आप कहोगे 27 का स्क्वायर तो मुझे याद है 729, 28 का होता है 784, तो हमने लिख दिया 784। यदि ये देख लो, ये स्क्वायर यहाँ पर आपको याद होंगे तो आप जल्दी कर पाओगे, नहीं तो स्क्वायर कैलकुलेट करने में आप टाइम लगाओगे। 9 हो गया, 10 1 8 इतना आ जाएगा। अब एक और नया स्क्वायर आ गया है, इसका वापस से अनरूट करना है। तो देखो ये कितने का होता है स्क्वायर, हमें पता है कि ये 53 का स्क्वायर होता है। इसका, तो ये भुजा आपकी 53 आ गई। अब आपको ये भी करना आना चाहिए कि यदि याद है तो तुरंत लिख दोगे, नहीं तो आप फिर निकालोगे कैसे, 2 के पीछे से जोड़े बनाओगे, फिर देखोगे 9 किसके लास्ट में आता है, या तो 3 के लास्ट में आता है या फिर 7 के लास्ट में आता है, 7 7 49। और फिर 28 से छोटा स्क्वायर कितना होता है, या तो 25 का स्क्वायर, या तो 25 होता है, या तो 5 का स्क्वायर होता है, या फिर 5 का स्क्वायर होता है। फिर आप इनके बीच की संख्या देखोगे, 55 है, 55 का स्क्वायर निकालोगे कि 25 25 क्या 30 25। अब आप देखोगे जो ये 28 9 है, 30 25 से छोटा है, तो ये 53 का हो गया। तो इस प्रकार से इतना टाइम आपका बच जाएगा। तो हमारा कर्ण कितना आ गया, 53, यानी कि ये लेंथ हमारी 53 आ गई है। अब इसको वापस से सारे को हटा देते हैं, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 53 हो गया। अब क्या करना है, अब हमें केवल क्षेत्रफल निकालना है। तो शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और जो बेलन होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। ये हो गया, तो ये टोटल क्षेत्रफल हो गया। अब आपको पाई को तो देखो हमें कॉमन ले लो क्योंकि आंसर में भी पाई है, बाकी बचा एल और आर, ये पाई आर एल। आर का मान कितना दे रखा है, 45, यहाँ पर भी है, तो हम 45 को भी कॉमन ले सकते हैं कि दोनों के अंदर है आर, तो 45 भी कॉमन ले लिया। एल आपका 53 हो गया है, यहाँ पर 2 इंटू हाइट, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। पाई 45 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ 65 हो जाएगा। अब 65 45 को आपको मल्टीप्लाई करना है, 65 45 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो करो मल्टीप्लाई। या फिर आप इनके बीच में एक संख्या आती है 55, 55 का स्क्वायर होता है 30 25, उसमें से 100 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 29 25। ये लो डायरेक्ट हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी।
सवाल नंबर 24। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के एक युग्म की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने क्या कहा है, इस प्रकार से हमारा समांतर चतुर्भुज है। अब दो जो सामने की भुजाएं हैं उनकी प्रत्येक की लंबाई बराबर होती है, दोनों की लंबाई ये 16 दे रखी है। ये दूसरी हमें हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो आधार इंटू ऊंचाई, कुछ नहीं करना था। फॉर्मूला यदि याद है तो केवल बस आपको 16 को 10 से मल्टीप्लाई करना था, 160 आ जाता डायरेक्ट, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। सवाल नंबर 26 ये दे रखा है आपको। अब सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट, ये जो बार लगी हुई है ऊपर, ये सबसे छोटे ब्रैकेट को दर्शाता है, यानी स्मॉल ब्रैकेट से भी स्मॉल ब्रैकेट होता है तो ये बार से हम दर्शा देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, -5 आ गया। फिर यहाँ पे बाहर कितना है, 6। तो इन दोनों को घटाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो सबसे पहली चीज, इस पूरे ब्रैकेट का मान हमारे पास 1 आ गया है, 1 आ गया है। अब लिखते हैं हम 49, फिर यहाँ पे 35, उसके बाद में आपके पास है 12/3, फिर ऑफ का साइन है, फिर 1 है। अब सबसे पहले क्या होगा, अंदर वाला ब्रैकेट उसमें भी क्या होगा, सबसे पहले ऑफ का साइन सॉल्व होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ के साइन को हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया यहाँ पे। और 3 में 12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर वापस से हम यदि लिखें तो 49 आ जाएगा, 35 हो जाएगा और इस ब्रैकेट का मान 4 आ जाएगा। फिर इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो 39 आ जाएगा, कितना आ गया, 10 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 27 में तो आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके दे रखा है, बस आपको पॉइंट का उसने पूछा है कि पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहां से पॉइंट गिन लो और यहां से पॉइंट गिन लो, देख लो कि बराबर है क्या। अब देखो संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं 6 3 2 5 इस प्रकार से। यहाँ कितने स्थानों के बाद है, 1 2 3 स्थानों के बाद है। ठीक है, 1 2 3 स्थानों के बाद है। यहां पर देखो कितने स्थानों के बाद है, 1 2 3 स्थानों के बाद है। तो हमारे आंसर में भी 3 स्थान के बाद होनी चाहिए दशमलव, लेकिन उसने देखो कहां पर गड़बड़ करी है, सवाल वाले ने कहां पे, यहां पे उसने 0 दे दी है, यहां पे नहीं दिया। तो आपको सबसे पहले दोनों संख्याएं एकदम अच्छे से चेक करना है कि बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये तो पॉइंट केवल 46 है, पीछे 0 नहीं है, यहाँ पर 460 है। तो इन दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए मैं क्या करूं, इस संख्याओं को काट देता हूं, यहाँ पर मैं मान लेता हूं इसके पीछे आप 0 लिख देना, इस प्रकार से 0 लिख देना। अब गिनो कि कितने के बाद है यहाँ पर दशमलव, पीछे 0 लिखने से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब दोनों देखो संख्याएं बराबर है, यहाँ पर भी 460 है, यहाँ पे भी 460 है, यहाँ पे 137.5 है, यहाँ पे भी है। पॉइंट की बात नहीं कर रहे, केवल संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब देखो कितने संख्याओं के बाद है, पॉइंट 3 और 1 4, टोटल 4 संख्याओं के बाद है। यहाँ पर कितने के बाद है, 3 के बाद, 3 के बाद है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जब 4 के बाद था, क्योंकि 3 ये और 1 4 के बाद था, तो पॉइंट कितने के बाद आया, 2 के बाद आया है। जब 4 के बाद था तो 2 के बाद आया है। तो हम कहेंगे यदि 3 के बाद है तो उससे 1 कम कर दो, इसका मतलब यही तो है, उससे 1 कम कर दो। ये कहने का मतलब है कि अब की बार जो पॉइंट आएगा वो 1 के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ 4 के बाद था तो आंसर के अंदर 2 के बाद आ रहा है। यहाँ पर 3 के बाद है तो 1 कम कर दो आप, 632.5। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ये काम करना है आपको, ठीक है।
आगे बढ़े, सवाल नंबर 30 की बात करते हैं। या फिर देखो आप एक काम और कर सकते हो, और भी अच्छा है कि देखो हमें क्या करना चाहिए, इसको समझो आप। देखो क्या करें, यहाँ पे कितने संख्याओं के बाद था, 4 संख्याओं के बाद। यहाँ पे हमें 2 के बाद ही मिल रहा है, तो लगना तो 4 के बाद चाहिए था। तो इसका मतलब 2 के बाद है तो 2 जीरो है पीछे, इसका मतलब ये, तो 2 जीरो आप लगा दो यदि नहीं है तो। अब देखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दशमलव बराबर हो गई है, यहाँ पे भी 4 स्थानों के बाद है, यहाँ पे भी 4 स्थानों के बाद है। अब आपका आंसर कितना आया है, 6 है, 3 है, 2 5 00, इतना है। ठीक है, इतना है, ये है इसका मतलब पूरा आंसर। अब यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 3 स्थानों के बाद है, तो 3 स्थानों के बाद लगाओ, 1 2 3, कहाँ आएगा, यहाँ पे लग जाएगा आपका। तो ये आंसर कितना आ गया, 632.5। इस प्रकार से ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको संख्याएं चेक करनी है। उसने यहाँ पे संख्याओं में गड़बड़ कर दिया, तो आप जब गिनोगे ना तो आप है ना गलती से गलत टिक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 30 की बात करते हैं। वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा उसी मार्ग से अपने मूल स्थान पर वापस लौटती है। यानी ऐसे जाती है और वापस अपने वहीं पे आ जाती है, यानी कि दूरी बराबर है। दूरी बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम औसत चाल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, औसत चाल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, एक चाल उसकी 50 दे रखी है, 2 इंटू 50 इंटू 10 बटे 50 इंटू 50 10, इस प्रकार से। अब ऊपर आ गया 2 इंटू 50 इंटू 10, नीचे आपका 60 हो जाएगा, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी, तो ये आपका 10 हो गया, 10 और 10 ऊपर 100 आ गया, नीचे 6 हो गया, इतना आ गया। तो ये आपकी औसत चाल आ चुकी है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आ चुकी है। समय को भी हम किलो इसमें घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो 2 तो घंटे है ये, 24 को आपको घंटों में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, हम कहेंगे 2 सही 2/5 आ गया है। थोड़ा सा और सरल करोगे, 5 दूनी 10, 12/5 आवर आ चुका है। तो अब देखो आपके पास चाल आ चुकी है, समय आ चुका है, दूरी निकालनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 100 इंटू 6 12.5, 6 से ये 2 बार जाएगा, 5 से ये 20 बार जाएगा, टोटल 40 किलोमीटर आ गया आपके पास। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी दूरी बराबर होती है तो हम औसत चाल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मगर दूरी बराबर होनी चाहिए, एक कंडीशन ये है उसके लिए। 31 में देखो, अब ये वाला सवाल है जो आपको स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये यदि हम करें भी, इसका आंसर भी नहीं आए तो फिर और भी ज्यादा दिक्कत है। अब देखो 11 12 को, इसको हम सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज कर लेते हैं सभी को। तो ये आपका आ जाएगा 12 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपको अब याद होने चाहिए कि 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए, 12 को 13 से। इस प्रकार से ये पूरा आपको 20 तक याद होना चाहिए। 13 को 14 से करने पर हर अगली संख्या को पहली संख्या से मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, तो आपके थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब मुझे जैसे पता है 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर क्या 132 आता है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करने पे 156 आता है, इस प्रकार से 13 को 14 से करने पे 182 आता है। तो देखो ये डायरेक्ट हो गया, 132 और 11 जोड़ोगे तो 143/12 पहला हो गया। यहाँ पे 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 16/3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भाग है 2, तो ये 8 और 11/4 हो जाएगा। अभी मैं केवल इनको सरल भिन्न में चेंज करना और कुछ भी नहीं कर रहा। 7/10 हो गया ये, यहाँ पर आपका भाग है, और ये अंदर पूरा का पूरा ब्रैकेट में एक तो 3/4 है, और ये आपका हो गया 5 और 7/5 हो गया, इतना आ गया ऊपर। नीचे वाले को भी देख लेते हैं। नीचे 1/4 है, 2/3 है, यहाँ पे इसको तो सोल्व ही कर देते हैं, 5 10 12/5 आ गया, इतना आ गया। नीचे सॉल्व करोगे तो इससे ये कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार जाएगा। 6 से ये कट जाएगा 2 बार,
तो नीचे आपका सिंपली 2/5 आ गया है। अब देखो ऊपर वाले को एक बार फिर से सही से लिख देते हैं, 12 16/3। अब भाग के साइन को मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो संख्याएं क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इस प्रकार से आगे ये अभी भाग का रहना दो। यहाँ पर 7/10 और इसको चेंज करोगे तो पूरा उलट जाएगा, यानी ये भी उल्टेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है और ये भी संख्या उलट जाएगी इस प्रकार से। अब सॉल्व करो, 11 से इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 13 बार जाएगा। 12 इसको काटोगे तो ये 12 से कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। अब कुछ नहीं कट रहा है यहाँ, तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करें तो 7 से आपका 7 चला गया, बस इतना आ रहा है। और नीचे की बात करें तो आपके पास कितना है, 2/5 है और कुछ नहीं कट रहा। चलो यहाँ पे 13 था, 3 नहीं था, यहाँ 13 था, तो 13 से क्या होगा, 13 कट जाएगा, ये कट गया। अब कितना बचा यहाँ पे आपका, 16/3 बचा है। इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे तो संख्याएं उल्टी हो जाएगी, सारी संख्याएं जो ब्रैकेट के अंदर है। 10 × 3 4/5, और नीचे जो संख्या है यदि उसको ऊपर लाते हो तो वो भी उल्टी हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। ये हो गया। अब क्या करें, 3 से आपका 3 कट जाएगा, 2 और 4 से ये कटेगा आपका 2 बार, 5 से 5 कट जाएगा। आंसर आपका 20 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला ही है, या फिर आंसर नहीं आया तो और भी, तो इस ऐसे सवालों को छोड़ना ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 38, पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम को 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो पारस यदि 40% 8 दिन में करता है तो हम कहेंगे 40% करता है 8 दिन में, 1% करेगा कितने, 8/40 में, 8/40 में, और 100% करेगा तो 8/40 × 100 कर दोगे। इस प्रकार से आप यदि सॉल्व करते हो तो ये दो टोटल 20 दिन आ जाएंगे, यानी ये टोटल काम 20 दिन में कंप्लीट करेगा। कौन, ए पारस, पी से लिख दो, दीप्ति को डी से लिख दो। पारस पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। दीप्ति देखो इसी प्रकार से आप दीप्ति का भी निकाल लेना, 10% एक दिन में कर रही है वो, तो 100% 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 दिन में कंप्लीट करेगी। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले, यानी ये है दीप्ति प्लस दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। इस प्रकार से 12 दिन में 20 दिन था, ये 12 नहीं ये 20 था, तो दोनों का एलसीएम कितना आया, 20 आ गया। भाग दिया तो 1 आया, यहाँ से 2 आ गया इनकी क्षमता का। अब हमें दीप्ति का निकालना है, ये टोटल का है 2 और इसका पारस का 1 है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, दीप्ति का 1, यानी 20/1, 20 ही दिन लगेंगे उसको। तो दीप्ति का समय आ चुका है, दीप्ति का समय कितना आ चुका है, हम कहेंगे 20 दिन आ चुका है, क्योंकि टोटल काम था 20 और दीप्ति की इफिशियंसी 2 में से 1 घटा के आई 1, तो इस प्रकार से 20 दिन, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 39, आंकड़े दे रखे हैं। अब वो कह रहा है कि 70 को यदि मैं निकाल दूं इन आंकड़ों में से तो माध्यिका में कितनी वृद्धि या कमी हुई। वृद्धि पूछा है यहाँ पे, मेनली वृद्धि कितनी हुई है ये पूछा है उसने। तो ऐसे सवाल में आप डायरेक्ट मत करो, संख्याओं को पहले लिख लो, लिख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करो, आरोही क्रम में लिखना स्टार्ट करो, पहले 60 आएगा, उससे बड़ी कौन सी संख्या है, 68 है, और उससे बड़ा कौन सा है, 70 है, तो 68 लिख दिया, फिर मैंने 70 लिख दिया। उसके बाद में 72 है, 74 है, 76 है, 78 है, 80, फिर सब लाइन से 72, 74, 72, फिर थोड़ा सा दूर 74, 76, 78, 80, ये हो गया। पहली स्थिति तो ये बन रही है। अब यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी है, 4 और 4 8 संख्या, यहाँ पे भी गिन लो एक बार आप, 4 और 4 8 संख्याएं हैं। तो 8 संख्याएं, तो इनकी माध्यिका कितनी आएगी, बीच की 2 संख्याएं हो जाएगी, ये दोनों की दोनों, इन दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा आपका, और उसका आधा करोगे
तो इसकी माध्यिका आपकी आ जाएगी 73 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? इससे डाटा से तो 73 आई है। अब हम 70 को यदि निकाल देते हैं, यानी 70 को निकाल दिया तो कितना बचा? 7 संख्याएं बची है, 7 संख्याएं बची है, 78 और 80। अब 7 बची है तो बीच वाली जो संख्या है, एक ही संख्या आएगी सबसे बीच में, तो यही हमारा क्या हो गया? माध्यिका। अब कितनी आ गई है माध्यिका आपकी? 74 आ गई है। तो कितने की वृद्धि हुई है? हम कहेंगे 1 की वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 40, 7 अंकों की एक संख्या दे रखी है, 11 से विभाज्य है, तो x और y का योग का कोई एक मान क्या हो सकता है? तो देखो 11 से विभाज्य का रूल ये है कि एकांतर क्रम में संख्याओं को, अंकों को जोड़ोगे और अंकों को एकांतर क्रम में जोड़कर आप जब घटाते हो तो अंतर या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो एकांतर क्रम में जोड़ते हैं 5 को 4, 4 को 5 से, 5 को 3 से, 5 4 5 3, 5 और 5 10 और 4 ये 17, ये आपका 17 आ गया। फिर 0x y, तो इनको घटाकर लिखना है कितना? x प्लस वाई। तो अब क्या हो सकता है? या तो ये जो अंतर है ये 11 का डिविजिबल होना चाहिए, या फिर अंतर है जो 0 आना चाहिए, या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए जो भी अंतर आए, या फिर 0 होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर ये जो संख्या आएगी वो क्या आ सकती है? इन दोनों का योग बताना है। ऑप्शन आ है आपके पास 4। क्या 11 रखेंगे तो कितना आएगा इनका अंतर? 6 आएगा, नहीं है 11 से डिविजिबल। 5 रखोगे तो कितना आएगा? ये आपका 12 आ जाएगा, वो भी नहीं है। 17 रखोगे तो 0 आ जाएगा। 17 रखने पे क्या होता है? अंतर इनका 0 आ जाएगा, तो 0 आ सकता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। या फिर यदि आंसर 11 भी आता तो भी हमारा हो जाता, तो दोनों में से कुछ भी आता। सवाल नंबर 42 की बात करते हैं। अब समषटभुज दे रखा आपको, सबसे पहले इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। 6 भुजाओं का एक बहुभुज है, समान षट। यहां से स्टार्ट करो, ए बी सी डी ई, इस प्रकार से। अब उसने बी भुजा दे रखी है, कितनी दे रखी है? 14 दे रखी है। यदि इसके मध्य बिंदु की बात करें, इधर भी मैं मिला दूं, इस प्रकार से जो ये त्रिभुज बना है ये एक समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होगी। जितनी ए बी होगी उतनी ये होगी, उतनी ही ये वाली भुजा होगी, यानी कि सारी भुजाएं बराबर होगी। और उसने बी की लंबाई 14 दे रखी है, तो इतनी भुजा कितनी हो गई है? 7 हो गई है। इतनी भुजा 7 हो गई है, तो ये ए बी भी तो 7 ही होगी, ये भी तो 7 ही होगी। अब उसने परिमाप पूछा है, परिमाप का मतलब ये भुजा 7 है तो ये भी 7, क्योंकि सम है, सारी भुजाएं बराबर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो 7 भुजाएं हैं, इन 6 भुजाएं हैं, इंटू प्रत्येक भुजा 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? सबको जोड़ोगे तो आप 42 आ जाएगा। तो 42 ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 44। ये मान निकालना है आपको, 13 का क्यूब कितना होता है? अब देखो 13 का क्यूब नहीं करना है आपको यहाँ पे। यदि वैसे करने लग गए आप तो 13 का क्यूब वैसे तो नॉर्मल होता है, मगर घटाने में हमें टाइम लग जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, आपको एक चीज पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है मेरा 3abc के। कब बराबर होता है 3abc के? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है। इफ a प्लस सी प्लस बी बराबर 0 होता है तो ये इसके बराबर होता है। अब आप सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकाल के देखो, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, तीनों को जोड़ के देखो कि ये 0 के बराबर आ रहा है क्या? आ रहा है, तो फिर हम ये रख सकते हैं। यहाँ पे 13 आया, यहाँ पे माइनस का 8 आया, यहाँ पे माइनस का 5, तो 0 आ रहा है। तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के। 3abc का मान रखो कितना आएगा?
ए का मान है 13, बी का मान कितना है -8, सी का मान कितना है -5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 8 को 5 से किया 40, 4 थी है 12, तो 12 इंटू 13, फिर से देखो वो आ गया क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। 12 इंटू 13 कितना होता है 156। अरे कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 40 आएगा। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, ये 39 इस प्रकार से दे रखा है इन्होंने, इस रूप में दे रखा है 39 40। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। सवाल नंबर 48, 750 प्रतिभागियों द्वारा उठाया गया अधिकतम भार दर्ज किया गया है और यह पाया गया कि इस बंटन का माध्य और माध्यिका दोनों बहुलक से अधिक है। ये लाइन देखो, छोड़ो आप, इसको कोई याद नहीं करना है, मैं ये आपको उलझाने के लिए दिया है। यदि माध्य और माध्यिका क्रमशः 184 केजी और 178 केजी, हमें तो बस ये ध्यान रखना है ये माध्य है और ये माध्यिका है, तो निम्न में से कौन सा बहुलक का अधिकतम अत्यधिक संभावित मान है। बस सिंपल सा, ये सारा आपको पहले वाला है जो उलझाने के लिए दिया गया। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। ये पता होना चाहिए आपको, तो आप ये सवाल आसानी से कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। 3 माध्यिका कितनी दे रखी है आपको 178 दे रखी है, 2 इंटू माध्य दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 184 दे रखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, करते हैं तो 3 8 24 हो जाएगा, 2 आई हासिल, और ये आपका 21 और 2 23, 2 आई हासिल, 3 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। इसको करोगे तो 8 आ जाएगा, 16 1 आई हासिल और 3 इतना आ गया। घटाओगे तो 14 में से 8 गया, 6 बचा, 2 में से यानी 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 4 में से 166 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। सवाल नंबर 51, एक समीकरण ये दे रखी है, एक समीकरण ये दे रखी है। तो देखो ये दोनों रेखा की समीकरण है, ये जहां पर काटेगी वहां पर समान मान आएंगे, कहने का मतलब है। तो ये बिंदु निकल जाएगा, एक से मान आप दूसरे में रख दो और ये बिंदु निकल जाएगा, अल्फा बीटा का मान आ जाएगा। दोनों को देखो किस प्रकार से करना है आपको, यहाँ से एक्स वाई के मान निकालने हैं, बस वही अल्फा बीटा हो जाएंगे, दोनों को एक साथ सॉल्व कर कर। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई है। दूसरी इक्वेशन थी ये, इस पूरी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे क्या फायदा होने वाला है आप देखोगे आगे क्या फायदा होगा। अब ये दोनों जोड़ने पे कट जाएंगे, यहाँ पे आपका 5x आएगा, यहाँ पे आपका कितना 25 आ जाएगा। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया 5 आ गया है, ये x का मान 5 आ गया है, किसी भी इक्वेशन में रख दो। 5 यहाँ रखा तो y का मान आप निकाल दोगे, यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दोनों में से कोई भी इक्वेशन में मान रख सकते हो, y का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये जो मान आए हैं यही हमारे अल्फा बीटा है, यानी कि ये 5 है और ये 2 है, ये आ गए। तो अल्फा रखो 5 15 हो जाएगा, यानी कि हम किसका मान निकाल रहे हैं, इसका मान निकाल रहे हैं। तो ये आपका एक तो हो जाएगा 15 और ये 10 इक्वल टू 25 हो जाएगा। इतना मान आ गया है, कितना आ गया 25 आ गया, क्या आ गया है 25 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 54 की बात करें। 11 अंकों की एक संख्या है, कितने भी अंकों की होगी हमको क्या मतलब, हमको मतलब इससे है, ये 11 आपको उलझाने के लिए दिया गया है। इसका मतलब है कि ये 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी, इन दोनों के रूल चेक करने। 8 का मतलब क्या है, पीछे के 3 अंक 8 से डिविजिबल हो तो वो संख्या पूरी की पूरी 8 से डिविजिबल होगी। तो देखो हम पीछे के 3 अंक ले लेते हैं और k की जगह मैं भी सबसे पहले 0 रख रहा हूँ कि 506 हो गया है। अब 8 का आप भाग दो, इसके अंदर सबसे पहले 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 5 40, 8 6 48 जाएगा। कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 26 आ गया। फिर 8 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 3 बार गया। अब कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। अब क्या भाग जा रहा है, अब भाग नहीं जा रहा है। मगर देखो
हमें क्या करना है कि पूरा पूरा भाग जाने के लिए यहाँ पे क्या रखना है, हमने अभी तो 0 मान लिया, मगर कोई संख्या रखनी पड़ेगी कि पूरा पूरा भाग जोड़ा जाए। तो देखो क्या जोड़ा जाए इसके अंदर, मिनिमम से मिनिमम कि भाग 8 का पूरा पूरा चला जाए। और वो जो जोड़ना है हमें, वो इस लाइन में जोड़ना है, इकाई के स्थान पे नहीं जोड़ना, दहाई के स्थान पे जोड़ना है। तो कितना जोड़ें? क्या 10 जोड़ने से काम चलेगा? 10 जोड़ने पे 2 में 12 हो जाते हैं, 12 में भाग नहीं जाता है। 20 जोड़ने पे चलेगा क्या काम? 22 हो जाता है, नहीं चलेगा। 30 जोड़ने पे चलेगा क्या? 30 जोड़ने पे 32 हो जाता है, चलेगा। यानी कि 30 जोड़ने पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा? 3 अंक रखना पड़ेगा। तो के की वैल्यू हमारे पास अब आ गई है, कितनी आएगी? 3 रखना पड़ेगा। के की वैल्यू तो हमने निकाल दी, 3 रखना पड़ेगा इस प्रकार से, क्योंकि इन दोनों का योग अब आ गया। जब हमने रखा तो ये 32 आ गया और 32 में 8 का भाग चला जाता है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। अब इसका मान आ गया, अब हमें पी का मान निकालना है। पी का दूसरे तरीके से कि 9 का डिविजिबल है। 9 का मतलब सभी अंकों का योग यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। अब आप कैसे करोगे? आप 9 करके हटाते जाओ, 9 बनते ही उसको छोड़ दो, बाकी बचा हुआ ले लो। जैसे ये 8 और 8 को जोड़ा तो 16 बना, 16 में से आप 9 कम कर दो, 16 में से 9 कम किया तो 7 हो गया, 7 में 9 हो गया। तो इस प्रकार से हमें करना है। अब देखो करते हैं, ये 3 था और ये 6 था, 9 बन गए, छोड़ दो। अभी इसी प्रकार से यहाँ पे 5 और 4 बन रहा है, इनको भी छोड़ दो। फिर आपका ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, 13 हो गए, 13 और 5 कितने हो गए? 18, 18 भी छोड़ दो क्योंकि वो भी 9 से डिविजिबल है। अब बचा आपका 8 और 8 16, 16, 8 और 8 16। क्या 16 डिविजिबल है? तो कितना और जोड़ना पड़ेगा कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए? क्या बचा? 16। 16 में कितना जोड़ें कि 9 से पूरा पूरा भाग चला जाए? 2 जोड़ते ही भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 18 बन जाएगा और 2 से भाग चला जाएगा। नहीं तो आप सारे अंकों को जोड़ लो, नहीं तो 9 बन के बना के आप हटाते जाओ, जितना लास्ट में बचे बस उसके अंदर देख लो कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 16 बचा, बाकी सारे अंकों को हमने 9 करके हटा दिए। 16 में से भी आप 9 करके हटा सकते हो कि 16 में से 9 निकाल दो, कितना? 7 बचा। अब 7 में मिनिमम क्या जोड़ा जाए? 9 से भाग चला जाए, 2 जोड़ा तो 2 जोड़ते ही 9 से भाग चला जाएगा। यानी कि जो P का मान है वो हमें 2 रखना पड़ेगा। 2 यदि हम जोड़ दें तो पूरा भाग चला जाएगा। तो आपके पास P का भी मान आ गया है, K का भी मान आ गया। K का कितना है? 3 है, P का कितना है? 2 है। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 55। एक डीलर एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर इतने में बेचता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितने का लाभ होता यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता? तो सीपी हो गया, एक आपका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हो गया, और एक आपका सेलिंग प्राइस हो गया। यदि वो अंकित मूल्य पर बेचता तो उसको 25% का लाभ होता। कहने का मतलब है 100 की चीज से 125, तो मैं यहां से कर दूंगा 4 की चीज को 5 में बेचता है, 25% का लाभ हो रहा है जब अंकित मूल्य पर बेचता है। अब कह रहा है कि एक डीलर उस वस्तु से अंकित मूल्य 18% की छूट देता है तो इतने में बेचता है। कहने का मतलब 18% की छूट देता है तो 123 में बेच रहे हैं। तो हम मान लेते हैं यदि मार्क प्राइस 100 है, 18 की छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। अब इनको एक रेशियो में चेंज करो आप, 2 अलग अलग रेशियो एक रेशियो में चेंज करोगे तो देखो ये 5 है, मैं इसको यदि 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 हो जाएगा, तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये मेरा 80 हो गया है, ये 100 हो गया है, ये 82 हो गए। ये आ गया हमारे पास रेशियो हो गया। अब उसने कहा है कि कितने में बेचता है छूट देने के बाद में, यानी कि 82 की वैल्यू 123 दे रखी है आपकी, 80 की वैल्यू आपको निकालनी है। 82 की वैल्यू 23 है, इसका मतलब क्या है? 82 की वैल्यू 23 है, 80 की वैल्यू हमें निकालनी है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 41 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। 41 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा,
इतना बच जाएगा, 3/2 आएगा। तो 80 में क्या करोगे आप, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3/2 से करोगे तो 40, 120 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए। इस प्रकार से आगे एक की वैल्यू कैसे निकालोगे, थोड़ा सा और बता देता हूं। 123/82 करोगे तो ये आपका 3/2 आ जाएगा। 41 से दोनों को काट लेना, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। 56, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया गया था। यदि ब्याज दर 2% अधिक कर दी जाती है, देखो साधारण ब्याज में है, सिंपल सी बात है कि 2% क्या कर दिया, अब अधिक कर दी, तो कितना अधिक आता है, 82 अधिक आ जाता है। निवेशित राशि पूछी है, जो जो जितना अधिक करा है उसी की वजह से तो भैया 84 रुपए अधिक आए हैं। तो आपको यहाँ से 1% की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी, 42। तो 100% की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो, 4200 आंसर नंबर। अब देखो गलती कहाँ की, मैंने ये चीज गौर करने की है। ये 3 वर्ष का था, 1 वर्ष में यदि ब्याज 2% आ रहा है तो हम कहेंगे 1 वर्ष में 2 आ रहा है तो टोटल 3 साल का है, 3 साल में 84 का अंतर आया है। तो 6% की वैल्यू कितनी है, 84, कहने का मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 4 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रकार से करना है। ठीक है, ये देखो ब्याज का अंतर 1 साल के लिए कितने का है, 2% का अंतर है। 3 साल में क्या है कि बराबर बराबर बराबर, तो आप 2% को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कुल टोटल 6% का अंतर हो गया है। तो 6% 84 के बराबर, 1% 14 के, 100% 1400 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 62, एक वर्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित किया गया है। किसके अंदर, वर्त के अंदर निर्मित। अब देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको फॉर्मूला पता है कि सम बाहु त्रिभुज के परिवर्त और अंतःवर्त के वर्त की रेडियस कितनी होती है, तो वो आराम से कर सकता है। तो देखो वर्त का क्षेत्रफल बताना है, इसकी भुजा दे रखी है आपको, आपको सिंपल सा पता है ये। देखो आपको सिंपल सा पता है कि यदि भुजा 12 है, भुजा 12 है, ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है। परिवर्त की त्रिज्या कितनी होती है, पहले मैं बना देता हूं। मान लेता हूं इसकी भुजा ए है, तो परिवर्त की त्रिज्या कितनी होती है, a/√3। और यदि त्रिभुज के अंदर वर्त बना होता, अंदर, मैंने टच नहीं किया भुजाओं को, टच करके बना होता है, ये इस प्रकार से भुजाओं को टच करते हुए बनता है। तो ये होता है आपका a/2√3, इसकी रेडियस। बाहर वाले की रेडियस होती है इतनी, अंदर वाले की रेडियस होती है उसकी आधी। उसने बाहर वाले की रेडियस पूछी है, भुजा दे रखी है 12√3। अब देखो हम कभी भी हर में √3 नहीं रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर तो आपका कितना हो जाएगा, 12√3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 3। सॉल्व करोगे तो 4√3 आ जाएगा। तो वर्त की रेडियस आपके पास कितनी आ गई है, 4√3 आ गई है। परिवर्त की रेडियस आ गई है, परिवर्त की रेडियस आपके पास 4√3 आ गई है। क्षेत्रफल निकालना है। अब यदि रेडियस आ गई है तो क्षेत्रफल निकालना क्या मुश्किल है, तो 22/7 करना है, इंटू 4 इंटू √3 करना है, 4 इंटू √3 करना है। कहाँ गलती हो रही है, ओके, किसका क्षेत्रफल निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल निकालना है। कहाँ गलती कर दी, प्रत्येक भुजा 12 है, 12√3 हो गया, 3 नीचे से हटाया 3, तो ये 4 हो गया। हाँ चलो आ गया समझ में कहाँ गलती है। अब देखो पाई का मान तो इतना हो गया, आर को हमें 2 बार लिखना है, तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा, और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया। 7 का भाग तो अभी भी नहीं जा रहा,
चलो कोई नहीं जा रहा, तो 16 थी आपका 48 आ गया। पाई में दे रखा है, देखो क्या कर रहा हूँ। रेडियस आपकी इतनी दे रखी है तो क्षेत्रफल, क्योंकि आंसर पाई में दे रखा है, बस आपको क्या करना है, पाई को तो ऐसा का ऐसा रखना है। रेडियस का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 3 आ जाएगा, यानी 48 पाई आ गया आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 65। 3 मित्र एबीसी है, कुल राशि उनकी इतनी है, आपस में डिवाइड करते हैं। ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशि में से प्रत्येक ने 50, 100 और 75 निकाल दिए। उसके बाद में उनके पास जो राशि बची है उनका अनुपात 11, 18, 24 हो गया है। तो सी के पास आरंभिक राशि कितनी थी, ये पूछा गया है। चलो इसने 50, इसने 100, इसने 75 निकाला, तो कुल टोटल कितना निकल गया वो देख लेते हैं पहले। ये 100 हो गया और ये 75 हो गया, 150 और 225 हो गया, क्या 5 आ गया, 12 एक का, ये 225 हो गया। 225 निकाल दो सबसे पहले, किस में से, 5525 में से 225 आप निकाल दो। 225 निकाल दिया तो कितना बचा आपके पास, 5300 बच गया। इतनी राशि बच गई है। अब इतनी राशि जो बची है वो 11, 18 और 24 के अनुपात में होगी। तो 11, 18 और 24 को आपस में जोड़ोगे, 11 + 18 + 24, इस प्रकार से इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो देखो 10 जोड़ा 34 और 10 जोड़ा 44, 44 और 9 जोड़ोगे तो 44, 54, 53, 53 आ गया। और 53 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इतनी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे 100 हो जाएगी। एक की वैल्यू 100 हो गई। अब सी का हिस्सा निकालना है, 24 की वैल्यू निकाल दो पहले। तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 हो जाएगी। अब सी का आरंभिक राशि बतानी है, 75 रुपए उसने निकाल दिए हैं, यानी कि वापस से उन 75 को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आरंभिक आया। तो 24, 75 आपका आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस प्रकार से करना है। आगे बढ़े, 71 नंबर सवाल। एक्स और वाई किसी कार्य को 18 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। ये क्रम से 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड वाई से 50% अधिक कार्यकुशल है। जेड है जो वाई से कितना कार्यकुशल अधिक है, 50% अधिक कार्यकुशल है। एक जेड है, एक वाई है, यानी कि 3:2। ये इनकी किसका अनुपात है, कार्य कुशलता का अनुपात या क्षमता का अनुपात। तो तीनों का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2:3 में आ जाएगा। अब हमें y के दिन पता है 30 है, यानी कि 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी और 2 की वैल्यू 20 हो जाएंगी। यानी z के दिन सबसे पहले निकालने पड़ेंगे, वो 20 हो गए। अब तीनों के काम करने के दिन हमारे पास आ गए हैं। एलसीएम लो सबसे पहले, क्या 180 में भाग जा रहा है तीनों का, जा रहा है। यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ से आपका 15 आ जाएगा, और 15 क्या 12, ये आपका कितनी बार जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ये आ गया इनका क्षमता का अनुपात, नया अनुपात ये आ गया 10, 6, 9। इस वाले को आप भूल जाओ, ये आपके पास अनुपात आ गया। अब इस अनुपात में जब तीनों को लेते हैं तो इस अनुपात में, अब x और p की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर देता है। पहले तो कौन करते हैं, z और y कार्य को शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। टोटल काम हमें अब पता है कितना है, टोटल काम हम कहेंगे 180 टोटल काम है। कौन स्टार्ट किया सबसे पहले, z और y ने। दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं, यदि इनकी दोनों की बात करो तो ये 15 काम कर सकते हैं। z + y 15 एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। और कितने दिन काम किया है, 4 दिन काम किया है। तो टोटल काम कितना कर दिया उन्होंने, 60 काम कंप्लीट कर दिया। रिमेनिंग काम कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क 180 में से 60 घटाओगे 120 काम बचा है। अब 120 काम को x और एक बंदा और नया p मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 4 दिन में कर देते हैं। तो देखो टोटल इफिशिएंसी या क्षमता निकाल दें, टोटल किसकी, x +
पी दोनों की मिलकर क्षमता कितनी आ जाएगी, टोटल रिमेनिंग वर्क कितना, और ये 4 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं तो ये आपका 30 आ गया है, 30 आ गया है, 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देखते हो x प्लस पी की क्षमता 30 आ गई है, जहां पर x की क्षमता तो 10 दे रखी है, तो p की क्षमता हम निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, ये आपकी 20 आ जाएगी। यानी कि एक दिन में वो 20 काम करता है। कितना काम करता है, 20 काम करता है, टोटल काम 180 है। अब p को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा ये बताना है हमें, तो p का निकाल देते हैं, पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो p के दिन निकाल देते हैं, p के दिन किसके, टोटल वर्क के, पूरा काम करने के, 180/20 एक दिन में करता है तो वो 9 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 आ जाएगा। तो ये वाला सवाल था, देख लो कितना बड़ा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। तो टाइम वर्क के जो सवाल है आप बढ़िया सवाल करने लग जाओ। इस सवाल को एक कॉपी में नोट कर लो, इसको 2-3 बार आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 72 की बात करते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य होता है। तो सबसे पहले तो 10 समांतर माध्य निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें एक फोन नंबर याद कराया था आपको, 4422322321। तो देखो हमें चलना है, पहले 1 से लेकर इतनी इतनी इतनी, ये 10 संख्याएं हो गई है। इसका मतलब क्या है, पहले 4 का, फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आगे भी था 2 2, फिर 3 2 2 3 2 1। तो हमें अभी इतना ही निकालना है, इतना ही लिखा है। पहली अभाज्य संख्या यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच में 4 है, फिर 11 से लेकर 20 के बीच में भी 4 है, फिर 21 से लेकर 30 के बीच में 2 है, इसका मतलब ये। तो यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, 3 आ गया, वो 4 संख्याएं कौन कौन सी है, 5 और 7। 11 से 20 के बीच में भी 4 संख्याएं, तो वो जल्दी से 11, फिर आपका 13, उसके बाद में बात करें तो 17 और 19, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 23 और 29। टोटल ये 10 संख्याएं हो गई है, 10 संख्याएं हो गई है। अब इनका समांतर माध्य आपको निकालना है, तो सबसे पहले इनको जोड़ना पड़ेगा आपको। अब 11 और 19 को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 13 और 17 को जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। तो ये आपके 60 हो गए, 60 हो गए। अब ये 60 हो गए आपके, इधर ये 5 और 5 10, और ये आपके 17 हो गए, 17 हो गए। 17 में आप यदि 23 जोड़ देते हो तो कितना हो जाता है आपका, ये आपका 10 और 40 हो जाएंगे, 40 100 129 टोटल आ गया है। कुल टोटल इन सब संख्याओं का कितना आ गया है हमारे पास, 129 आ गया है। टोटल संख्याएं 10 थी तो 10 से डिवाइड कर दो, 12.9 आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस प्रकार से। सवाल नंबर 75, x क्या है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है, इसे 20, 21, 22, 24 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 5 प्राप्त होता है। तो x को 462 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल क्या होगा, भागफल पूछा है। तो ये भी देखो एलसीएम एचसीएफ से सवाल पूछा गया है। सबसे पहले आप क्या करो कि वो संख्या निकालने के लिए इन सब का एलसीएम लेना है आपको, इन सब का एलसीएम लेना है। तो देखो हम 20 के अंदर देखते हैं क्या है, 20 के अंदर 4 और 5 है। तो सबसे पहले आप इनमें देखो कि 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है और कहाँ पर है, टुकड़े कर लो आप यदि आपको नहीं पता चल रहा तो। जैसे ये 4 और 5 है, इसके अंदर आपको 3 मिल जाएगा और 7 मिल जाएगा। 22 के अंदर आपको 2 तो पहले से ही है, उसको छोड़ रहे हम, 11 मिल जाएगा एक नया। इसके अंदर आपको एक पावर और मिल जाएगी 2 की, यानी 8 मिल जाएगा, बाकी 3 तो पहले से है ही है। और 28 के अंदर आपको 27 मिल जाएगा, 4 मिलेगा, इसमें सब कुछ पहले से ही है। 4 7 करोगे आप टुकड़े वही है। अब आपको हर की यानी कि 2 की सबसे बड़ी पावर लेनी है, 3 की सबसे बड़ी पावर लेनी है, 5 की, अभाज्य संख्याओं की। जैसे 8 है ना, उसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 लेते हैं, ठीक है। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी हो गई है, 3 होती है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपको 8 ले लिया हमने, फिर 3 की तो 3 ही है, 5 की 5 है, एक 7 लेना पड़ेगा, 11 ये ले लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा।
एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आया है? अब 8 को सबसे पहले 5 से करो, 40 हो जाएगा। फिर 12 से करो, ये 3 से करो, 120 हो जाएगा। फिर 12 से 7 को करोगे तो 840 आ जाएगा। फिर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 4 12 9, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? इतना आ गया। और उसने कहा है कि संख्या है ना हमारी 4 अंकों की नहीं है, कितने अंकों की है? 6 अंकों की है। तो हमें 5 तो लास्ट में जोड़ना पड़ेगा, मगर उससे पहले हमारी संख्या 6 अंकों की बनानी पड़ेगी। अब देखो, मैं यदि इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 5 अंकों की हो जाएगी। तो वो मगर काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी क्योंकि सबसे आगे 9 है। यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरी 6 की तो हो जाएगी, मगर वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कब आएगी? जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करो। 5 से यदि 10 से करते हैं तो 5 अंकों की संख्या आती है। 11 से करोगे ना, कितना हो जाएगा? 0 आएगा, 4 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 11, फिर 1 और 1 10, इतना आ जाएगा। तो ये हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई है। अब इसमें कितना शेष बचता है? 5 बचता है, तो 5 और जोड़ दिए। ये हमारी कुल टोटल संख्या हो गई है। ये वो संख्या है, ये वो संख्या है। अब इसको यदि आपको 462 से भाग करना है, अब देखो यहाँ पे यदि आप जब देखते हो तो 462 से भाग होना बहुत मुश्किल है। तो देखो मैंने क्या किया, यदि यहाँ पे मुश्किल है तो शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसका टूटा हुआ रूप ही ले लिया। कि मैंने इस प्रकार से थी संख्या, ठीक है, 5 तो लास्ट में तो जोड़ा है। अब कहने का मतलब इसको आपको 462 से भाग करना है। इसको भी करो तो फिर इसको भी करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग कर सकते हो। कहने का मतलब ये। अब 5 को तो 5 में तो 462 का भाग जाएगा नहीं, यानी यहाँ तो भाग जाएगा नहीं, जितना शेषफल है उतना बचेगा। इसके अंदर देख लेते हैं ऐसा मैंने क्यों किया। अब आपको सिंपल दिखाई दे रहा है, ये 924 462 का डबल है, तो डायरेक्ट कट जाएगा 20 बार। तो यहां से कितना आ गया? डायरेक्ट कट गया, कितना आ गया? 2 2 0, पूरा पूरा भाग चला गया। इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया, और जितनी बार गया कितना बचा? 220 बचा, यानी कि 220 बार ही भाग जाएगा। बाकी तो जो बचा है वो तो शेषफल है, उसमें तो भाग जा ही नहीं रहा है। 5/462 है वो, तो पूरा पूरा भाग, हमें भागफल ही तो निकालना था कितनी बार गया, तो ये 220 आ गया। इस प्रकार से यदि किसी ने आगे कैलकुलेशन पूरी करके इसमें भाग देने की कोशिश करी तो उसको थोड़ा लंबा होगा। तो इस प्रकार से भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रेलवे सवालों के साथ खेल रहा है आजकल। सवाल नंबर 81 की बात करते हैं तो 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी गई है, तो मोहन को कितनी राशि? अब ये एकदम सवाल, सरल सवाल दे दिया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। 7 की वैल्यू आपको 1470 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210 हो जाएगी। पूछी किसकी है? मोहन की पूछी है, यानी 3 अनुपात की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 210 इंटू 3 कर दोगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 3 कर दोगे। मोहन की पूछी है, मोहन बाद में है, यानी कि 4 की वैल्यू पूछी है, 3 की नहीं। 4 की वैल्यू पूछी है तो 210 इंटू आप 4 कर दोगे, कितना आएगा? 840, ऑप्शन नंबर 4। बस। सवाल नंबर 83, जूली 18 सेकंड में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इस दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है? 1 घंटे में। तो इन दोनों से पहले आप चाल निकाल सकते हो। 140 दे रखा है, 1 घंटे का मतलब यहाँ पर आप 60 मिनट या 360 सेकंड भी ले सकते हो। चलो छोड़ो, हम बाद में घंटे में चेंज कर लेंगे। 460 क्या है? आपकी दूरी है। 18 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ गई है? आपके पास चाल आ गई है। चाल किस में आई है? मीटर प्रति सेकंड में। ये ध्यान रखना है आपको। यदि मेरे को इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो क्या करूंगा मैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये मेरी किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई है।
आपको निकालनी है दूरी। चाल है आपके पास, समय दे रखा है घंटे का। अब घंटे का घंटे में रहने वाला है। चाल कितनी आपकी 140/18 है, 18/5 है, और ये आपका 1 घंटे, तो 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो आपका कितना आएगा, 28 आ जाएगा। 28 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस आ गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 86। अब देखो, बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। बड़ी बड़ी संख्याओं का, या तो आप छोटी छोटी संख्याओं से भाग दे के देख लो कहाँ तक जाता है। पहले 2 से 2, फिर 2 से या 4 से दे के देख लो, इस प्रकार से कर सकते हो। फिर उससे बड़ी, यही सबसे सही रहेगा वैसे तो। छोटी ही संख्या है 360, 504, नहीं तो इनके बीच का अंतर भी ले सकते हैं हम। फिर उस अंतर को तोड़ के देखेंगे। देखो कैसे, पहले तो ये मेथड बता देता हूँ आपको कि हमें देखना है कि इनके बीच में, आप घटा के देखो, इनके बीच में कहाँ पर आपको छोटा अंतर मिल रहा है। तो 360 में से 144 घटाते हैं हम, कितना बचता है यहाँ पे आपका, 6 बचेगा, एक यहाँ 6 बचेगा, एक 5 हो गया, एक आ गया, और ये आपका 2, यहाँ पे आपका 216 आ रहा है। यहाँ अंतर देखेंगे तो कितने का आएगा, 504 में से 360 यदि आप घटाते हो तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 144 आ जाता है। ठीक है, तो 144 छोटा, 144 को हम लेके चलते हैं अब आगे। 144 को तोड़ते हैं किसमें, 72 में और 2 में तोड़ देते हैं। सबसे पहले इसी में टूटेगा। अब 72 का भाग आप इन तीनों में देखे देखो जा रहा है क्या, पहली वाली में तो जाएगा क्योंकि यही तो था, इसमें तो जाएगा। 360 में क्या 72 का भाग जाता है, जाता है, 72 पांचा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या जा रहा है क्या, 504 में आपको भाग दे के देखना पड़ेगा। तो 72 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा पीछे, मगर और किससे आएगा, सात से करोगे तो 7 का भाग चला जाएगा, 7 से। तो 72 का भाग इन तीनों के अंदर जा रहा है, 72 का भाग तो इन तीनों के अंदर जा रहा है। आप 2 से और देख लो क्या भाग जा रहा है क्या, यदि जा रहा है तो 44 से पूरा पूरा चला जाएगा। यानी कि 72 का भाग इसके अंदर दिया तो कितना बचा, या देखो आप डायरेक्ट करो ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, आप इसी के अंदर स्टार्ट कर दो कि जैसे 72 का भाग सब में चला गया, तो 72 तो हमारा कॉमन आ गया। अब क्या क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, यहाँ 7 बच गया। अब इसमें क्या कुछ कॉमन हो रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा, तो 72 ही हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया। आगे चलें, सवाल नंबर 94। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना है, ठीक। माना कि 100 की वस्तु थी, लाभ 74 का हुआ है तो विक्रय मूल्य 100, ये हो गया। ये सीपी है, ये आपका एसपी है। अब कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना बढ़ा है, 50%, यानी कि 150 हो जाएगा। 100 पे 50 बढ़ाओगे तो 150 हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य नहीं बढ़ा है तो नया लाभ कितने का दिखाई दे रहा है आपको, 24 रुपए का दिखाई दे रहा है। 24 का किसके ऊपर, 150 के ऊपर। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 8 बार, यानी कि 16% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 96। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। सी डी कौन सी का समद्विभाजक है, जो ए बी पर डी से मिलता है और ई पे सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। इस प्रकार से तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं बराबर है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर की है। अब सी डी क्या है, सी कोण का समद्विभाजक है। अब यदि भुजा बराबर है तो चाहे कोण का समद्विभाजक कहो चाहे लंब कहो, सब है वो। सामने वाली भुजा को भी समद्विभाजित कर रहा है, कोण को भी समद्विभाजित करेगा, और ठीक है। एक ही चीज होती है जब समबाहु त्रिभुज के अंदर, वही आपकी माध्यिका होती है, वही आपका वो
लंब होता है, ठीक है, और वही आपका कोण समद्विभाजक होता है। सब बराबर बराबर होता है, और ये 90 का भी एंगल हो गया एक चीज तो, ठीक है, 90 का भी एंगल हो गया है, भुजा को भी आधा आधा कर रहा है, यानी कि ये भी 6 और ये भी 6, सब काम कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कि ए बी पर डी से मिलता है, तो इसको डी दे दिया नाम है। फिर और ई सी डी का मध्य बिंदु है। ई है ना, किसका मध्य बिंदु है, सी डी का मध्य बिंदु है, यानी कि ई यहाँ पर है, सी डी पर एक मध्य बिंदु है। बी की लंबाई बतानी है आपको, इसकी लंबाई बतानी है, जिसको मैंने डॉटेड से किया है। अब देखो आपको पता चल गया है ये 6 है। अब समबाहु त्रिभुज की यही तो माध्यिका है, माध्यिका की लंबाई हम निकाल सकते हैं, माध्यिका का फिर आधा कर देंगे। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर माध्यिका क्या होती है, √3/2, यानी कि जो ऊंचाई हो गई वही तो है माध्यिका। ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला तो पता है अपने को, √3/2 ए, ये ऊंचाई है, ऊंचाई निकाल देंगे यहाँ से। तो √3 है, 2 है, ए का मान 12 रख दोगे, कितना आ जाएगा 6 √3 आ गया। 6 √3 पूरी का आया है, आधा कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये तो आपकी है सी डी की लंबाई है, सी डी, इस प्रकार से सी डी, सी डी। तो आधा करोगे आप, सी कह दो चाहे डी कह दो, सी डी कह दो चाहे डी कह दो, कितना हो जाएगा, आधा कर दो उसको, आधा करोगे तो 3 √3 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 3 √3 आ गया। अब दोनों भुजा आ गई, आप कर्ण निकाल सकते हो, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 3 27 हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 50 हो गया है, 50 और 13 63 आ गया, 63 आ गया ये। 63 का अब हमें वर्गमूल लेना है। ये तो आपका b का स्क्वायर आया है, हमें b निकालनी थी, तो इसका वर्गमूल लोगे 63 का। 63 का वर्गमूल होता नहीं है, लेकिन इसमें तोड़ोगे तो 9 आ जाता है, एक 9 का वर्गमूल आपका 3 हो जाता है, और अंडरूट में 7 बच जाएगा, तो 3 √7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल हमें करना था। आगे बढ़े, सवाल नंबर 100। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं। अब ये देखो 3 माही का आ गया है, 6 महीने का ब्याज हमें निकालना है। इस प्रकार से दे रखा है 32,000 की राशि है, 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि। तो सबसे पहले यहाँ से देखो कुल टोटल कितने महीने का ब्याज निकालना है, 6 महीने का। त्रिमाही आधार पर गणना करना है, 3 माही की एक अवधि होगी, तो 6 महीने में 3 महीने की कितनी अवधि होती है, हम कहेंगे 2 अवधि होती है। तो समय आ गया 2 अवधि। अब दर को आपको क्या करना पड़ेगा, तिमाही कितनी होती है पूरे साल में, 4, तो 4 अवधि होती है, तो इसको आप 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3% आ गई है आपके पास दर, नई दर। और ये आपके पास हो गया 32,000। तो नया सवाल बन गया 32,000 का 3% से 2 अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ब्याज बताओ। अब देखो कितना परसेंट है, 3%, ठीक है, 2 अवधि का निकालना है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकाल दो, दर निकाल दो 2 साल की कंपाउंड दर, कंपाउंड रेट निकाल दो 2 साल की, कंपाउंड रेट 2 अवधि की कितनी आ जाएगी, ये हम निकालते हैं x + y × x × y/100 करके, इस प्रकार से। तो ये 9.09% इतना आ जाएगा। आप करोगे तो x का मान भी 3 और y का मान भी 3 रखना है आपको। कंपाउंड रेट आ गई, तो बस अब सिंपल सवाल हो गया कि 32,000 का 9.09% कैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं बचा है। तो बस इस प्रकार से करो, हमें ब्याज ही तो निकालना था, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 और आ जाएगा, 1 0 से 1 0 और कट जाएगी। 32 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, अब आपको केवल मल्टीप्लाई करना है। 32 को 9 से करोगे 18 आएगा, एक आई हंसल, और ये 27 और एक 28 आ जाएगा। फिर 2 स्थानों के बाद में फिर से हमें यही संख्या लिखनी है,
8 8 2 जोड़ो कितना आता है, 8 आता है, 8 आता है, 10 आ गया, एक आई हासिल, 9 आ गया, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया 29,000। कहाँ गलती हो गई, कहीं तो गलती हो रही है। 32,000 की राशि थी दर तिमाही आधार पर, तो 3 3 वर्ष हो गई। ओके ओके, 3 3 6 आएगा यहाँ पे, 9 नहीं आएगा, 6 आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब हमें ये करना है, आपको 32 को किस से मल्टीप्लाई करना है, 609 से मल्टीप्लाई। 9 से किया तो कितना आया, 288 आया, 288 आया। अब फिर जीरो, 6 से करोगे तो 6 दूनी 12, एक आए हासिल 18 और एक, इतना आ गया। जोड़ दें इनको, लास्ट में 8 आया, 8 आया, 4 आया, 9 आया, इतना आया। कितना मान आ रहा है, 9 4 8 8, और नीचे एक 10 आ रहा है, तो दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगी, एक स्थान के बाद लगेगी, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये आप आंसर चेक कर लो। ऑप्शन में 2 स्थानों के बाद दे रखा है, मगर आया एक स्थान के बाद है, तो आप पीछे एक जीरो दिखा दो, लगा दो। अब मैच कर लो आप, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 110, यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर है, तो इसका आयतन इतना दे रखा है, चौड़ाई बतानी है हमें, क्षेत्रफल। ये आयतन पता है घनाभ का क्या होता है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू और ऊंचाई, ये इसका आयतन का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको 3024 दे रखा है। दो चीजें इसमें से कोई भी दे रखी है, एक चीज निकालनी है, उसको x मान लो, बाकी आपको क्या करना है, 18 का भाग देना है और 12 का भाग देना है। कहने का मतलब ये सिंपल सवाल है। अब भाग दोगे तो 14 आंसर आ जाएगा, करके देख लेना, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। सवाल नंबर 117 की बात करें, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। तिर्यक ऊंचाई भी आपको दे रखी है, व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, मान रखोगे 22/7 इंटू 10 इंटू 10.5, इस प्रकार से पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा। 7 से काटोगे तो कितनी बार, 7 एकम 7 जाएगा, 7 5 35, इतना आ जाएगा। ये कट गया, तो इसका मतलब 30330, इतना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये हो गया। सवाल नंबर 120, अंतिम सवाल है। एक ही सवाल ये आजकल किसका, ग्राफ का दे रहे हैं। तो निम्नांकित ग्राफ देश एक्स के फिल्म उद्योग में कार्यरत सभी निदेशकों के मूल जन्म स्थान पर आधारित संख्या वितरण को दर्शाता है। चाइना, इंडिया, यूरोप, कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप दे रखा है, कॉन्टिनेंट अमेरिका दे रखा है यानी कि महाद्वीप, और कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप दे रखा है। यहाँ पर फिल्म उद्योग में कार्यरत सभी निर्देशकों को, डायरेक्टर्स को दिखाया गया। जैसे चाइना में 27 दे रखा है, इंडिया में 57 लिख रखा है, यूरोप में 51 दे रखा है, अमेरिका में 54 लिख रखा है, और अफ्रीका में 81 लिख रखा है। इस प्रकार से अमेरिका महाद्वीप में जन्मे निर्देशकों की संख्या और कुल निर्देशकों की संख्या का अनुपात कितना है। ठीक, सबसे पहले आपको योग निकालना पड़ेगा, तो जोड़ो इनको। देखो 5 और 5 10 और 5 3 15, 15 और 8 कितना होता है, 15 और 10 कर दो 25, तो ये 250 हो गए। 7 और 7 14, 14 और 6 20, यानी कि 270 आ गया कुल योग। कुल टोटल योग कितना आ गया, 270 आ गया। और अमेरिका महाद्वीप में कुल टोटल कितने हैं लोग, हम कहेंगे 54 है। 54 अमेरिका महाद्वीप में, अनुपात कुल से देखना है, 270 है कुल, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आज का पेपर भी अपना कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। इसमें थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है सवालों को
समझाने के लिए आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। वहाँ पे आपको क्या है कि चीज़ों को और शॉर्ट में करना है, और आप डायरेक्ट करोगे तो आपको टाइम वैसे भी कम लगेगा। यदि आपको ये पेपर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।